जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा जो आज का वीडियो है यह बेसिकली क्लास 10 का जो मॉडल सेट है आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आज उस पर बात करेंगे। आज हमारे पास क्लास 10 का जो सेट 5 है, यानी कि विज्ञान का हमारे पास सेट 5 है। आज हम लोग इस पर एक एक करके सारे इसके क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट 5 का पहला नंबर का प्रश्न। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी प्रीतम एकेडमी आपको हैंड रिटेन आंसर देती है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ आपको आंसर प्रोवाइड करवाती है। तो आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमारा जो पहला नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, सो देखिए हमारा है पहला नंबर का प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखें। आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखना है। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? तो मैं इसका आंसर दे दूं कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है और यह चालक की तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, यानी कि इसका आंसर हाँ होगा। ये तो हमारा पहला नंबर के प्रश्न का आंसर हो चुका है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, आप एक लाइन में या तो फिर एक लाइन में या फिर एक वर्ड में आंसर दे सकते हो। जैसे कि अगर आप एक लाइन में आंसर देना चाहते हो इसे, तो कैसे लिखते हैं आप लोग? जैसे प्रश्न पूछा गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे, तो आप लोग लिख सकते हो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, या फिर एक वर्ड में भी आंसर लिख सकते हो ओम में। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? आपको जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एक नंबर वाले क्वेश्चंस, उसे आप लोग चाहे एक सेंटेंस में चाहे एक वर्ड में आंसर दे सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं खाना है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होता है सो देखते हैं। आपका इसका जो आंसर होगा क्या कुछ देखिएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। आपका आंसर क्या देखिए, प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि आप अगर चालक तार का, देखिए क्वेश्चन क्या था सो, किसी चालक तार की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपके पास कोई चालक तार है, उसकी लंबाई पर उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर उस तार का क्या अंतर पड़ेगा, यानी उस तार के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या अंतर पड़ेगा। तो दोस्तों, तार की जो लंबाई में परिवर्तन करने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि अगर तार की लंबाई जो है अगर आप उसे बढ़ा देते हो तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर तार की लंबाई अगर घटा देते हो तो प्रतिरोध घटेगा। परंतु जो प्रतिरोधकता होता है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है। क्या देखिएगा, आपको क्वेश्चन कहा गया है किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पूछा है कि चालक की लंबाई में परिवर्तन का तो परिवर्तन का मतलब तो हो सकता है चालक की तार की लंबाई बढ़ा भी आप सकते हो या तो फिर घटा भी सकते हो। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो एक चीज़ याद रखना है, जब आप चालक तार की लंबाई बढ़ाइएगा तब उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और जब घटाइएगा तो प्रतिरोध भी उसका घटेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बढ़ेगा, ये चीज़ नहीं लिखना था। आपको क्या करना है, प्रतिरोध पर असर पड़ेगा परंतु प्रतिरोधकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चीज़ इसका आंसर होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दो ऐसे धातु का नाम बताइए जिससे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। आपको दो ऐसे धातु का नाम बताना है जिसे आप हथेली पे रखिएगा ना तो वो पिघल जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो गैलियम हो जाएगा और सीजियम हो जाएगा। ये दोनों ऐसे धातु हैं जिन्हें आप हाथ पर रखते ही ये क्या होंगे, ये पिघल जाएंगे। अब हमारा जो 4 नंबर का प्रश्न वो क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं। संकलन अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। आपको यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कुछ हाइड्रोकार्बन से यहाँ पे देखिए, तो इनको देख के आपको बताना है कि कौन सा संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन देगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो आपका एल्किन होता है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एक होता है एल्काइन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। अगर शॉर्ट वे में कहूँ तो जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो आपका संकलन अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड नजर आएगा, आपको जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंपाउंड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये 4 कंपाउंड नजर आ रहा है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसैचुरेटेड आपको हाइड्रोकार्बन बताना है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर सामान्य भाषा में जो एल्किन या फिर अल्काइन का होता है।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका ये C3H6 जो है और C2H2 जो है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। कैसे? तो देखिए, अगर हम लोग C3H6 को देखें तो देखिए इसका संरचना कुछ इस टाइप का होगा। ये कार्बन कार्बन होगा, आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पे ये 3 कार्बन का चेन रहेगा। आपको यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आपको जोड़ना है। चलिए एक यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक, एक यहाँ जोड़ देता हूँ और यहाँ पे 3 जोड़ देता हूँ। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सारे में हाइड्रोजन लगा दीजिए आप लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए आपका 6 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे आप एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब आप लोग देखिए कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन की भी हो जाएगी। तो इस तरह करके देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया और 3 कार्बन हो गया। और यहाँ पे देखिए आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस सेकंड वाले एग्जाम्पल का देखिए, 2 गो कार्बन है और 2 गो हाइड्रोजन है। चलिए वो हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अभी भी देखिए कार्बन का जो है संयोजकता पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 3 गो बॉन्ड और लगा दीजिए। अब देखिए अब ये कार्बन में 4 हो गया है, यहाँ पे देखिए इसमें भी 4 आ गया है, यानी कि कार्बन पूरी तरह से भर चुका है, फुलफिल हाइड्रोजन ही भर चुका है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो यानी कि ये जो आपका 2 कंपाउंड है हाइड्रोजन और कार्बन का, यानी कि ये जो C3 और H6 है और यहाँ पे C2H2 है, ये क्या हो जाएंगे? संकलन अभिक्रिया को दर्शाएंगे, एडिशन रिएक्शन को दर्शाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? आपको याद रखना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका संकलन अभिक्रिया दर्शाता है, ठीक, आपका संकलन अभिक्रिया दर्शाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिए अनुवांशिकता से क्या समझते हैं। सो देखिए, हम जानते हैं कि माँ बाप तथा उनके बच्चों के बच्चों यानी कि माँ बाप तथा उनके बच्चों के कई लक्षणों में समानताएं पाई जाती है। मेरा कहने मतलब ये है कि देखिएगा कि कोई आप जैसे आपका मम्मी पापा है और आपका भी तो कभी बेटा होगा ना, तो ये आपका एक फैमिली का सीरीज है। तो आप लोग का बहुत सारा कुछ ऐसा लक्षण होगा जो इन तीनों में पाया जाएगा, यानी कि आपके माता पिता में भी पाया जाएगा, आप में भी पाया जाएगा और जो आपका बेटा होगा उसमें भी पाया जाएगा। तो वो जो लक्षण पाया जाएगा यानी कि वो तीनों में कॉमन लक्षण होगा, तो वही लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकता का लक्षण होता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हो इसके बारे में देखिए। अर्थात माता पिता के कई लक्षण उनके बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। ऐसे पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों के हस्तांतरण को ही अनुवांशिकता कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लक्षण उन तीनों में कॉमन होगा, यानी आप में, आपके पापा में और आपके बेटों में, जो भी आपका संतान होगा उनमें, इन तीनों में जो लक्षण कॉमन होगा वही अनुवांशिकता का लक्षण होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है? तो इसके लिए मुख्यतः CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, और भी है कई सारे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाता है, मीथेन हो जाता है, और भी इस तरह के बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या करते हैं? हमारा जो ओजोन का परत है जो हमें सूरज की परावैक्तिक किरणों से रक्षा प्रदान करती है, उसे क्षतिग्रस्त करता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? तो ये अगला सेट में इसका और एक क्वेश्चन था, तो चलिए इस सेट में मैं डिस्कस कर देता हूँ। जीवों द्वारा अपने जीवन काल में ग्रहण किए गए लक्षण उपार्जित लक्षण होते हैं। मेरा कहने मतलब समझिएगा दोस्तों कि कोई एक जीव है जिसके द्वारा वो अपने जीवन काल में, यानी कि वो जितना टाइम जिंदा रहता है उस टाइम में वो जितना भी लक्षण ग्रहण करता है वो क्या होता है? उपार्जित लक्षण होता है। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल पे 2 बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि नाखून का लंबा होना। जैसे मान लीजिए मम्मी ने बड़ा बड़ा नाखून कर लिया है, तो अब थोड़ी जो बच्चा पैदा होगा वो बचपन से लंबा लंबा नाखून लेकर आएगा, तो वो नहीं होता है। तो वही जो लंबा नाखून होता है वो क्या होता है? उपार्जित लक्षण होता है। मांसपेशियों का मांसपेशियों का बढ़ना व्यायाम से, मतलब आप जिम गए और मांसपेशी बढ़ा लिए, ये सब आपका क्या हो गया? उपार्जित लक्षण हो गया। आपने बहुत खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, तो यही सब क्या हो गया? आपका उपार्जित लक्षण है। ये जरूरी नहीं कि आपके बेटा में जाकर ट्रांसफर होगा। सो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि उपार्जित लक्षण क्या है। सो जो आपने जीवन काल में कमाया वही आपका क्या होता है? उपार्जित लक्षण होता है। जो लक्षण आपने जीवन काल में कमाया वही उपार्जित लक्षण होता है। अब चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार प्रभावित होता है? आपको बताना है एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली। ये सपोज दैट कि आपके पास एक वृत्ताकार, देखिए ये आपका एक धारावाही कुंडली है जिसमें इस साइड में देखिए कि ये जो आपका कुंडली है
ये देखिए, ये आपका कुंडली धारावाहिक कुंडली है। इसमें मान लीजिए इस साइड से क्या हो रहा है आपका, इस तरह आपका क्या हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें इस तरह आपका करंट फॉलो हो रहा है और आपका चारों तरफ क्या बन रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक, अब आपको बताना है कैसे प्रभावित होगा जब, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे देखिए ए नंबर में क्या क्वेश्चन है, सो क्या कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए, तो यानी कि आपको बताना है कि आपका जो वो कुंडली बना था, उस कुंडली में जब विद्युत धारा बढ़ाया जाएगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो मैं बता दूं, जब आप धारा बढ़ाइएगा ना तो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगी। यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने आंसर लिखा हुआ है, क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ए नंबर के आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं हमारे पास बी नंबर का प्रश्न क्या है, कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सपोज दैट कि ये एक आपका वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आपका जो धारा है इस साइड से बह रही है, इस तरह से बह रही है। अब इसकी धारा को पलट दिया, यानी कि धारा मान लीजिए इस तरह से बह रही है, तो इसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इस चुंबक के मतलब ये जो वृत्ताकार जो पथ है इसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बना है, मैग्नेटिक फील्ड बना है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों उसमें क्या होगा, दिशा बदल जाएगी, यानी चुंबक के क्षेत्र की भी दिशा बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये इसका दिशा बदल जाएगी, आपका यही सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बदल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि की जाए। जैसे कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि कर दिया है, तो मेरा कहने वाला समझिए, जैसे कि मान लीजिए कुंडली में आपने 100 टर्न किया, यानी कि मान लीजिए कुंडली को आपने 100 बार घेरा है। मेरा कहने मतलब ये है कि 100 टर्न किया है, उसको 100 बार आपने लपटा है उस तार को। अब आप क्या कीजिए, 100 बार की जगह 200 बार लपट दीजिए उस कुंडली में। तो जितना बार आप लपटिएगा उसका क्या हो जाएगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वोल्ट मीटर और अमीटर में कोई 3 अंतर बताइए। तो आपको वोल्ट मीटर और अमीटर में कोई 3 अंतर बताना है। तो चलिए कोई 3 प्रमुख जो अंतर है वो मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए क्या क्या है। सो यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर नजर आएगा, यहाँ पे आपको अमीटर नजर आएगा, और ये सारे वोल्ट मीटर का है और ये सारे अमीटर का है। अब चलिए एक एक करके सारे को देखते हैं। तो देखिए वोल्ट मीटर में पहला जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ क्या है, यह विद्युत विभवांतर मापता है, यानी विद्युत का विभवांतर मापता है यह वोल्ट मीटर। लेकिन जो अमीटर होता है यह विद्युत धारा को मापता है। ये चीज़ आपको समझ में आएगा, ये इसका एक अंतर है। दूसरा नंबर में क्या देखिएगा, देखिए कि इसे परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, और जो अमीटर है लेकिन इसे किस में जोड़ा जाता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, एक तार में लगातार, यानी कि एक के मुड़िया से दूसरे का पूछवा, दूसरा का मुड़िया से तीसरे का पूछवा। मेरा कहने मतलब ये, जैसे कि ये आपका एक तार है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दीजिए, फिर इसको एक यहाँ पे फिर एक प्रतिरोध जोड़ दीजिए, इस तरह एक तार में लगातार रहेगा, यानी बोल दीजिए कि वो समांतर माने एक ही लाइन में रहेगा। वो क्या हो जाएगा, वो आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। लेकिन पार्श्व क्रम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका तार है, ठीक, ये आपका तार है, लेकिन यहाँ से आपका एक पॉइंट निकलेगा और यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा और यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ रहेगा। तो ये सब क्या होता है, इसको ही पार्श्व क्रम कहा जाता है, या फिर इसे समांतर, या इसी को क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम कहा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 बोल रहा हूँ मैं, इसका 3 पॉइंट पर आता हूँ। ये आपका एक अंतर था, इसे पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर को। अब चलिए तीसरे नंबर के पॉइंट पर आते हैं, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है मेरे दोस्तों, उसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। और एक इसमें है, देखिए एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, यानी जो एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है, यानी कि आदर्श जैसे बोलता है ना, आइडियल टीचर पर एक आप निबंध लिखे। आइडियल मतलब क्या है, जिनमें सभी तरह के गुण पाए जाते हैं, जो एक वे अच्छे हैं। तो उसी तरह से जो एक अच्छा वोल्ट मीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। और साथ ही इसमें और एक पॉइंट क्या देखने को मिला आपको, कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब चलिए इसी के अपोजिट, यानी कि अमीटर में तीसरे नंबर के पॉइंट में क्या देखिएगा, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी कि आपने वोल्ट मीटर में देखा है इसका प्रतिरोध अधिक होता है, लेकिन जो अमीटर है इसका प्रतिरोध कम होता है। साथ ही देखिए एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा, वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर आदर्श तभी कहलाएगा जब इसका प्रतिरोध अनंत होगा, लेकिन अमीटर आदर्श तभी कहलाएगा जब इसका प्रतिरोध 0 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। अब चलिए 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा जो 10 नंबर का प्रश्न है, क्या देखिएगा, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, आपको बताना है थर्मिट अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आपको यहाँ पे 3 प्रश्न इंक्लूड है आपके इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको बताना है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है,
दूसरे नंबर का प्रश्न इस क्वेश्चन में आपका इंक्लूड क्या है, सो देखिए समीकरण सहित व्याख्या कीजिए, यानी आपको इसका समीकरण भी लिखना है। तीसरा नंबर का प्रश्न इसमें क्या इंक्लूड है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए भाई एक एक करके सारे का आंसर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि थर्मेट अभिक्रिया क्या है। सो तो देखिएगा, जब आयरन 3 ऑक्साइड यानी कि आयरन का जो 3 ऑक्साइड है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, Fe2 क्या होता है, Fe2O3। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है Fe2O3, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है। तो जब आप लोग आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन कभी करवाइएगा तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारा हीट निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, अत्यंत ऊष्मा निकलती है और अत्यंत ऊष्मा निकलती है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, इसे थर्मिट अभिक्रिया कहेंगे। अब इसके लिए समीकरण लिखने को कहा था, तो देखिए मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे इसके लिए एक समीकरण लिखा था, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और एक इसमें और एक क्वेश्चन था कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा हीट निकलता है नहीं कि इसके लिए इससे हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, यानी कि लोहे के चीज़ों को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो जैसे रेल की पटरी होता है वो सब लोहा होता है, मजबूत लोहा होता है, तो उस सब कभी अगर उसमें दरार आ जाए, वो फट जाए, वो टूट जाए, तो उसे कैसे ज्वाइंट किया जाता है, तो उसे इसी रिएक्शन का उपयोग करके इसके उष्मा का उपयोग करके उसको जोड़ा जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। तो क्या बोल सकते हैं, रेल की पटरियों एवं मशीनों पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए, यानी रेल की पटरियों में, और जैसे कोई बड़ी बड़ी मशीन होती है जिनके लोहों में दरार आ जाता है, वो फट जाता है, तो उनको क्या करना है, जोड़ने के लिए इस अभिक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब चलिए 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। क्या देखिएगा, भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए भौतिक गुणधर्म पे देखते हैं। तो भौतिक गुणधर्म में देखिए मैंने एक तरफ यानी कि इस तरफ मैंने एथेनॉल लिखा हुआ है, इस तरफ देखिए हमने क्या लिखा है, एथेनोइक अम्ल लिखा हुआ है। तो इस साइड आपको जितने भी आपको प्रॉपर्टीज नजर आएंगी वो एथेनॉल की होगी, और इस साइड जितने भी नजर आएंगे वो एथेनोइक अम्ल की होगी। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो चलिए भौतिक गुणधर्म के आधार पर सबसे पहला जो कंपैरिजन है इन दोनों में, सबसे पहला क्या देखिएगा, इसकी गंध मधुर होती है, यानी इनका सेंट अगर लीजिएगा तो बार बार लेने का मन करेगा, यानी इसका सेंट सुगंधित होता है, सुगंध लगता है, इसका सेंट अच्छा लगता है। लेकिन यही इसका विपरीत है एथेनोइक अम्ल, इसकी गंध बहुत ही तेज एवं दम घोटने वाली होती है, यानी इसका सेंट आपको दोबारा लेने का मन नहीं कहेगा, यानी कि ये दुर्गंध देती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। दूसरा नंबर में देखिएगा, आप लोगों ने गलनांक और क्वथनांक के बारे में तो सुना ही होगा। तो जो आपका जो एथेनॉल है, यानी कि आपका जो एथेनॉल है और आपका जो एथेनोइक अम्ल है, तो उसका गलनांक और क्वथनांक पर बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, 156 के होता है। क्या होता है, 156 के होता है एथेनॉल का गलनांक आपका। लेकिन जो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल की बात कर रहा हूँ, उसका जो आपका गलनांक होता है वो 290 के होता है। क्या, 290 के होता है। अब अगर क्वथनांक की बात करूं, यानी एथेनॉल के क्वथनांक की बात करूं, तो वो 351 के होता है। और अगर क्वथनांक की बात करूं एथेनोइक अम्ल की, यानी एथेनोइक अम्ल की क्वथनांक की बात करूं, तो वो 351 के होता है। ये चीज़ तो हुई भौतिक गुणधर्म के आधार पर। अब चलिए रासायनिक गुणधर्म पर भी देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रासायनिक गुणधर्म भी पूछा है। तो ये जो एथेनॉल का जो इस साइड आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज, ये क्या है, एथेनॉल का मिलेगा, और इस साइड आपको क्या मिलेगा, एथेनोइक अम्ल का मिलेगा। तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जो हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो क्या, देखिएगा सोडियम, यानी कि आप जब एथेनॉल को जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइएगा, यानी एथेनॉल को जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएगा तो वो H2 गैस उत्पन्न करेगा। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना है। क्या लिखना है, सोडियम को एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराने पर यह H2 गैस उत्पन्न करती है। आपको इस तरह करके एग्जाम में लिखना है। आई होप कि आपको ये सब लिखना तो आता ही होगा, मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट नोट बनाकर दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलिए एथेनोइक अम्ल की बात करता हूँ। तो देखिए एथेनोइक अम्ल को जब आप सोडियम के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो यह नहीं करता है, यानी कि यह हाइड्रोजन यानी H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आपको याद रखना है, जो एथेनॉल होता है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके, लेकिन एथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। अब जो हमारा दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो क्या देखिएगा, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेकार्बोनेट लिखा है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आपको करना है। क्या होगा, यहाँ पे बाइकार्बोनेट से नहीं करती, यानी कि समझिएगा कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट जो होता है ना, वो एथेनॉल से अभिक्रिया, एथेनॉल जो होता है वो कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करती है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गया। लेकिन जो एथेनोइक अम्ल होता है ना, वो कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है और साथ ही साथ CO2 गैस उत्पन्न करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें आप और एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, क्या सुनिएगा, जो एथेनॉल, जो आप लोगों ने लिटमस पत्र के बारे में जानना होगा ना, तो एथेनॉल जो होता है ना, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। यानी कि वो क्या होता है, वो आप अगर नीला लिटमस पत्र एथेनॉल में डालिएगा, या तो फिर ये समझ लीजिए जो आपका लिटमस पत्र का जो घोल है उसमें अगर एथेनॉल डालिएगा तो उसका रंग जैसा का तैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा। वो जैसा तैसा मतलब वो रंगहीन रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। लेकिन जब एथेनोइक अम्ल में लिटमस पत्र का परीक्षण कीजिएगा तो वो जो नीला लिटमस पत्र होगा उसे लाल कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब नीला से लाल होता है तो वो अम्ल प्रकृति को दर्शाता है। और चूंकि आपको देख रहा होगा यहाँ एथेनोइक अम्ल है, यानी कि एथेनॉल क्या है आपका, एथेनोइक क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, इसलिए वो नीला से लाल कर देगा। अब चलिए 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। क्या देखिएगा, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, क्वेश्चन का सीधा सा कहने का मतलब ये है कि कोई विशेष प्रकार का लक्षण लेकर कोई विशेष प्रकार के लक्षण धारण किए हुए कोई व्यष्टि जीव है आपके पास, ठीक ना, तो उसकी संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। क्यों? समष्टि मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक ही प्रकार का होता है जंतु उपस्थित। जैसे कि हम लोग सिर्फ सारे अगर मनुष्य है तो वो क्या है, वो एक समष्टि हो जाएगा, व्यष्टि नहीं समष्टि। अगर आपके पास एक ही प्रकार का सारे जगह पे मनुष्य है, यानी कि आपके पास कोई रूम है उसमें सिर्फ मनुष्य है, तो वो क्या हो जाएगा, उस रूम क्या हो जाएगा, वो एक व्यष्टि हो जाएगा। वो समझ में आ गया आपको? तो चलिए, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो 12 नंबर का देखिए, मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। लैंगिक जनन के समय DNA प्रकृति में होने वाले परिवर्तन। आप लोग को पता है कि लैंगिक जनन में अधिकतर ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, और विविधता कहाँ से आती है, DNA से आती है। और ये विविधता नहीं आएगी तो क्या होगा समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ समझिए कि जब पहले का जो पुराना आदमी था और जो अभी का आदमी था, आपको क्या लग रहा है, जो पहले के जब बच्चे पैदा होते थे, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की, तब के जो बच्चे होते थे और अभी के जो बच्चे, इनके शारीरिक संगठन में कुछ अंतर नहीं है, एकदम है। तो क्या हुआ देखिएगा कि पहले के आदमियों में पूंछ हुआ करता था, अभी पूंछ नहीं है। वो क्या हुआ, धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिया, DNA में परिवर्तन आया और वो धीरे धीरे पूंछ हट गया। अब पूंछ क्यों हटा, ये भी पूछने वाले रीजन है। तो दोस्तों ऐसा अगर सोचा जाए तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर वो पूंछ अगर नहीं हटता तो ये समझ लीजिए कि हम लोग जिंदा नहीं रहते। हम लोग को जरूरत पड़ा पूंछ हटाने का, तो हम लोगों का DNA में वो परिवर्तन आ गया, पूंछ हट गया और हम लोग अभी जिंदा है। और इसी तरह देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग का जो DNA परिवर्तित होते जा रहा है, हम लोग को गर्मी झेलने का वो साहस देते रह रहा है। अगर वो साहस देता बंद कर दे, यानी कि DNA परिवर्तन करना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा कि अभी अगर मान लीजिए हम लोग 37, मान लीजिए कि हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस तक झेल पाते हैं, तो हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो भी 50 डिग्री सेल्सियस तक ही झेल पाएगा। लेकिन आपको पता है गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर बाय द वे वो मान लीजिए 51% आपका 51 डिग्री सेल्सियस अगर आपका तापमान बढ़ गया तो वो बच्चा तो मर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है। तो अधिकतर परिवर्तन किसमें देखने को मिलता है, लैंगिक जनन में। तो यहाँ पे आप लोग और एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि अधिकतर जनन लैंगिक, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कि अधिकतर आप लोग लिख सकते हो कि अधिकतर जनन लैंगिक जनन से होना चाहिए, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। यानी कि अधिकतर जीवों का निर्माण लैंगिक जनन से होना चाहिए, आप पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। अब जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कि देखिएगा, व्यष्टि जीवों में उत्पन्न पर्यावरण के प्रति अनुकूलन। यानी कि ऐसा बात नहीं है कि जो जैसे कि देखिए मान लीजिए मैं समझाता हूँ, एग्जांपल देके, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी कोरोना आया हुआ है, तो बच्चे जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर क्या हुआ, अभी कोरोना को ढालने में लगा हुआ है। यानी कि हमारा शरीर, मान लीजिए किसी के शरीर में कोरोना घुस चुका है, तो वो क्या कोरोना संक्रमित हो चुका है। अब जब कोरोना संक्रमित हो चुका है वो, तो उसका शरीर क्या करता है, उससे फाइट करता है। और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो पूरे कम चांस हो जाता है कि फिर से उसे कोरोना होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वो शरीर उसके हिसाब से ढाल लेता है शरीर को। उसी तरह हमारा शरीर भी वातावरण के प्रति को अनुकूल ढालता रहता है अपने आप को। जैसे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो शरीर क्या करता है, हमारा क्या होता है, वो शरीर को कोल्ड रखता है। मेरा शरीर क्या करता है, हमारा जो शरीर है तो वो क्या करता है, उस गर्मी को झेलने के लिए अपना शरीर को उस टाइप से अनुकूलन कर लेता है। अब जब बहुत ठंडा पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइप से शरीर को हमारा ढाल लेता है। इसी तरह
तरह ज़्यादा ठंडा गर्मी आने पर हमारे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और यही अगर ढालना बंद कर दे तो जैसे ही गर्मी से ठंडा होगा वैसे आदमी ठंडा बर्दाश्त नहीं होगा और मर जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इससे आप अपने से बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखा है और मैंने तो बहुत सारा समझा दिया। ये देखिए हमारा प्यारा से प्रीतम एकेडमी का आपको यहाँ पे नाम नजर आ रहा होगा। तो आपको इस नाम से क्या पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे जिस तरह आपको क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा, समझाइए। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ छोटा सा टिप्पणी देना चाहूँगा। तो क्वेश्चन क्या समझिएगा कि आप हमारा जो उत्पादित जितना भी सारा कचरा होता है, अगर मान लीजिए वो प्लास्टिक वगैरह नहीं हो, ऐसे सिर्फ पदार्थ हो जो सड़ जाते हैं, वो गल जाते हैं, सूक्ष्मजीव जिनका भक्षण करके सड़ा देते हैं, गला देते हैं, वैसे ही सिर्फ पदार्थ हो, प्लास्टिक वगैरह नहीं हो, तो क्या वो सही होगा? वो वातावरण को क्या कोई नुकसान पहुँचाएगा? यही आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक कहावत है, कोई भी चीज़ जब अति होता है ना तो वो बहुत खराब करता है, चाहे वो पर्यावरण के हितैषी हो चाहे वो ना हो। जब वो ज़्यादा होता है तो वो खराब ही होता है। तो आपको तो मैंने क्या बोलते हैं उसको, आपको तो मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो आंसर उसे पढ़ते हैं। क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में विघटित किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जैव नवीकरणीय जो पदार्थ होता है, यानी कि जो जैव नवीकरणीय जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्म जीव द्वारा सड़ाए गलाए जा सकते हैं। उसका मतलब यही होता है, इस लाइन का मतलब यही होता है। अब चलिए आगे क्या देखिएगा, ये अवघटित पदार्थ जैव भू रासायनिक चक्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जैव भू रासायनिक प्रक्रिया मतलब क्या होता है? यही कीड़ा मकोड़ा का खाना, तो मिट्टी में सड़ जाना, मिट्टी में मिल जाना, ये सब क्या जैव रासायनिक यानी जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें ये क्या होता है, भाग लेते हैं और सक्षम होते हैं, यानी कि ये सड़ते गलते हैं, सड़ते हैं और गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया क्या करती है, इन पर असर दिखा पाती है। यानी कि जो आपका जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर असर दिखा पाता है और उन्हें सड़ा पाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। आगे देखिएगा, उदाहरण आपका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का। यहाँ पे देखिए, घर की रसोई का कूड़ा। अब घर की रसोई का कूड़ा क्या निकलता है? जाहिर सी बात है, फलों का छिलका आता है, केला का छिलका आता है, ये सब होता है। और मल मूत्र होता है, ये चीज लैट्रिन हो गया, पेशाब हो गया, इसका मतलब ये होता है। कृषि उत्पादित अपशिष्ट, कृषि उत्पादित अपशिष्ट जैसे कि धान, कहीं कहीं धान सूख, धान का जो वो कूटी सब होता है वही सब होता है। और क्या होता है देखिए, कागज, लकड़ी, कपड़ा, ये सब इत्यादि, ये सब क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, क्योंकि इन पर क्या होती है, जैव भू रासायनिक प्रक्रिया कारीगर होती है, कर पाती है, और ये जैव भू रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या है, देखिएगा, यदि इनका निपटान उचित ढंग से कर दिया जाए तो हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उचित निपटान नहीं करने पर वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण आदि की समस्या हो सकती है। यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे गौर करने वाली बात है मेरे दोस्तों, सुनिएगा। मैंने आपको कहा है कोई भी चीज़ अति खराब होती है। अब हम लोगों ने तो ऐसा फेस नहीं किया हुआ है, यानी कि हम लोगों ने तो ऐसा देखा हुआ नहीं है कि अगर सिर्फ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो तो क्या होगा। तो सपोज दैट कि आपके अब यहाँ पे पूरा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो गया, और पूरा जब हो गया है तो आपको पता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के साथ क्या होता है, जैव भू रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो आप लोग सोच लीजिए कि पूरा पृथ्वी में जैव भू रासायनिक, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ही भड़प रहा है। और अगर किसी कारण से मान लीजिए कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर जो जैव भू रासायनिक प्रक्रिया होती है वो इतना ज़्यादा होने के कारण, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ तो अब पूरा भर चुका है, यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि आप सिर्फ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो उस पर मान लीजिए इतना हो गया है कि जैव भू रासायनिक प्रक्रिया उस पर काम ही नहीं कर पा रही है। तो जब काम नहीं कर पाएगी तो वो भी तो एक प्रकार से वो सड़ना गलना बंद हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कार्य करेगी। तो इसका मतलब यही है। अब हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई सड़ रहा है, कितनों भी हो जाए वो सड़ जा रहा है, यानी जैव भू रासायनिक प्रक्रिया उस पर कारीगर है, तो वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर वायदे भी अगर नहीं कर पाती है जैव भू रासायनिक प्रक्रिया, तो फिर
वो दिक्कत हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप लोग इसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, पर बहुत सारे बच्चे को समझ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या समझिएगा, समझेंगे, मैं बता देता हूँ क्या समझेंगे, सुनिएगा क्या पढ़ेंगे, आराम से वो पढ़ेंगे, समझेंगे क्या। विकास में, यहाँ पे में है, विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि विकास में जीवाश्म, सबसे पहले तो वो ये सोच लेंगे कि जीवाश्म का मतलब पेट्रोलियम होता है, सबसे पहले तो ये सोच लेंगे। और क्या सोच लेंगे, विकास में संबंधित स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो क्या सोच लेंगे बच्चा, पता है कि अभी जो हमारा ये कंट्री, ये जो देश है, ये वर्ल्ड जो डेवलप हो रहा है, उसमें जो जीवाश्म का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन का मतलब समझ लेगा बच्चा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार कई बार गौर से पढ़िए, तब आपको क्या समझ में आएगा, क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आएगा। सो आंसर को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आंसर क्या लिखा है। सो प्राचीन काल में पाए जाने वाले जंतुओं के अंगों के बीच हुए अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। यहाँ पे तो छोटा सा जीवाश्म का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये सब तो आपको पता ही होगा कि जो प्राचीन काल में, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे मे के जगह पे यहाँ पे के कर लीजिएगा। क्या होगा, यहाँ पे मे के जगह पे के कर लीजिएगा, यानी कि प्राचीन काल के पाए जाने वाले जंतुओं के अंगों के बचे हुए अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहला कथन ये तो गलत हो गया। क्या वो उन बच्चों का कथन गलत हो गया जो ये सोच लेंगे कि जो आपका कंट्री डेवलप हो रहा है, ये जो वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, उसमें जो पेट्रोलियम का क्या महत्व है। जो बच्चे इस क्वेश्चन का मतलब ये समझते हैं, तो उनका तो यहाँ पे कथन रॉन्ग हो जाता है। क्यों से सुनिएगा, क्योंकि वो जीवाश्म का मतलब तो पेट्रोलियम सोचते हैं, लेकिन असल में जो जीवाश्म का मतलब क्या होता है मैं बताऊँ दोस्तों। जितने भी जीवों के अवशेष होते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, वो तो आता ही है। साथ ही बहुत सारी जगहों में डायनासोर की हड्डियां पाई गई हैं, और भी कई सारे हड्डियां पाए गए हैं। कुछ जीवाश्म ईंधन हो गए, यही सब क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। यानी जीवाश्म में सिर्फ जीवाश्म ईंधन नहीं, बाकी सभी चीज आता है जो जीवों के अवशेष से मिलता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। सो और थोड़ा पढ़ते और क्लियरिटी आएगा। यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या था, जीवाश्म ईंधन का डेफिनेशन था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या देखिएगा, जीवाश्म के अध्ययन की सहायता से हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा हो कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। सो थोड़ा और पढ़ते और क्लियरिटी आएगा। देखिए क्या है। सो पहला नंबर का पॉइंट क्या है। सो देखिएगा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर क्या है, सुनिएगा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर किस तरह की जीव जंतु मौजूद है। यानी कि अब आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो विश्व जो डेवलप हो रहा है उसमें जीवाश्म का क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन नहीं है। बल्कि क्वेश्चन ये है कि जो हमारा जो पीछे से, यानी प्राचीन काल से जो हमारा पृथ्वी डेवलप होते आ रहा है, इस पे रहने वाले जीव जो डेवलप होते आ रहे हैं, उसका बीच का उसका हिस्ट्री जानने में कैसे ये जीवाश्म मदद कर रहा है, इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये चीज़ है क्वेश्चन का मतलब। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो चलिए क्या कैसे मदद करती है सो देखते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर का पॉइंट है, यानी कि जो मैंने इतने सारे जो पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंटों को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन हिस्ट्री को जानने में आखिर जीवाश्म में कैसे मदद किया। सो तो पहला नंबर का जो पॉइंट है वो क्या देखिएगा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर किस तरह के जीव जंतु मौजूद थे। तो भाई आपको पता होगा कि बहुत सारे हड्डियों कंकाल पाए गए हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पाया कि बहुत सारे जंतु ऐसे ऐसे उन्होंने इमेजिन किया कि इनका कंकाल इस तरह है तो ये जंतु इस तरह होंगी। तो इस तरह करके बहुत सारे जंतुओं का अनुमान लगाया गया, जैसे कि डायनासोर हो गया, उनका कंकाल पाया गया था। तो कंकाल के मुताबिक उन्हें बताया कि ये डायनासोर होंगे, ठीक ना। तो ये चीज समझ में आ गया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या देखिएगा, प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीव जंतु वर्तमान काल के जीव जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है और किस तरह समान है। ये चीज आपको समझ में आ गया। कहने मतलब ये है कि अभी का जो मनुष्य है और जो पहले का जो जंतु था, यानी कि अभी का जो जीव जंतु है, मनुष्य की बात नहीं करो, पूरा जो जीव जंतु है और जो प्राचीन काल में जो जीव जंतु था उसमें जो जो भिन्नताएं हैं वो भी पता लगाया जा सकता है। जैसे कि पहले डायनासोर हुआ करता था, अभी डायनासोर नहीं है, तो कितना ज़्यादा अंतर की बात है। पहले में पूंछ हुआ करता था, अभी पूंछ नहीं है। ये सब कैसे जाना, यही सब जीवाश्म को देखकर ही ना। तो इस तरह करके हम लोग पता लगा सकते हैं। अब चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं, तीसरे नंबर के पॉइंट पर आते हैं। देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट क्या है। सो जीव जंतु के कौन से समूह एक दूसरे से निकटता दर्शाते हैं एवं कौन से समूह
असमानता प्रकट करते हैं। यानी कि आप लोगों को, जैसे कि मैं कहने मतलब ये है कि उस टाइम के जितने भी जीव जंतु थे सबको तो भाई किसी ने देखा नहीं, उसके सिर्फ अवशेष मिला, तो अवशेष से पता लगाया गया कि ये अलग प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं मेढक को और सांप को, तो दोनों को देख के क्या बोलते हैं कि ये दोनों अलग चीज़ हैं, ये दोनों में भिन्नताएं हैं। या फिर अगर बोल दे कि एक बड़ा मेढक है और एक छोटा मेढक है, तो इन दोनों में समानता है। क्या समानता है कि दोनों मेढक है। लेकिन जब सांप और मेढक की बात करूं तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों भिन्न हो गए, क्योंकि इनकी जातियां भिन्न हैं। तो उसी तरह पहले के जब प्राचीन काल में जब अवशेष पाया गया, यानी जीवाश्म ईंधन पाया गया, तब तो भाई जीवाश्म ईंधन पाया गया, जो ईंधन बोल रहा हूँ, जो जीवाश्म पाया गया, जो हड्डियाँ, वो बहुत सारी चीज़ें पाई गई, उनका जब आकलन किया करा गया, उनका जब अनुमान लाया गया, तब पाया गया कि कुछ उड़ने वाला डायनासोर थे, तो कुछ डायनासोर थे। इनमें समानता क्या थी कि ये सब डायनासोर थे, पर भिन्नता थी कि वो उड़ने वाले थे। कुछ अलग टाइप के अवशेष मिले, जैसे मान लीजिए हाथी का अवशेष मिला, एक घोड़ा का अवशेष मिला, देख के पता चला कि ये हाथी का, ये घोड़ा का। इस तरह करके उन्हें भिन्नताएं समझ में आई। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो उदाहरण है प्राचीन काल का, वो डायनासोर का ही है, डायनासोर का। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है। अब देखिए क्या नीचे लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं, देखिए निम्नलिखित बिंदुओं जीवाश्म के अध्ययन का महत्व दर्शाती है। यानी कि ओवरऑल आपको अब क्वेश्चन का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का जो मतलब था वो क्या था, कि आपको क्वेश्चन सीधा सा पूछा था कि हमारा जो हिस्ट्री है उसको जानने में आखिर जीवाश्म ईंधन किस प्रकार कारीगर है, किस प्रकार मददगार है। अब चलिए हम लोग 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे पैदा करने वाले किन्हीं दो स्थितियों की व्याख्या करें। ये चीज़ आपका एक क्वेश्चन है, इसमें और एक क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर के बीच दो प्रमुख अंतर को सारणीबद्ध करें। यानी कि दो प्रमुख अंतर आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर में। तो सबसे पहले घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे पैदा करने वाले किन्हीं दो स्थितियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, तो 2 पॉइंट के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट लिखा हुआ है। आप लोग इसे अपने से भी लिख सकते हो और इन्हें भी उठाकर लिख सकते हो। देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इनके भी कुछ पॉइंट है, जैसे देखिए ये सब। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले घरों में उपयोग किए जाने वाले तारों, यानी कि सबसे पहले हम लोग घरों में जो उपयोग किए जाने वाले तारों हैं उन पर बात करते हैं। थोड़ा सोचिए आप लोग कि कोई भी घर है, उस घर में क्या क्या लगा होता है। एक तार होता है, उसके तार होता है, और घर में यूज होने वाले कुछ सर्किट होते हैं, मतलब विद्युत उपकरण होते हैं। ये 2 चीज़ तो होवे करते हैं। और विद्युत खतरा कब मंडराएगा, इन दोनों चीज़ पर ही मंडराएगा, चाहे तार पर ही मंडराएगा, चाहे फिर विद्युत उपकरणों पर मंडराएगा। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को लिख दिया है। एक क्या देखिए यहाँ पे, घरों में उपयोग किए जाने वाले तार, यानी कि तारों पर, और घरों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। क्योंकि घरों में के परिपथ में बस 2 चीज़ तो होवे करता है, एक तार होता है और एक उपकरण होता है। तो जो खराब होना होगा, या तो फिर तार खराब होगा या उपकरण खराब होगा, दोनों में से कोई एक ही खराब होगा। तो चलिए अब देखते हैं खराब होने के क्या क्या रीजन है। सो पहले बात करते हैं घरों के में उपयोग किए जाने वाले तारों की। चलिए बात करते हैं तार कब खराब होगा, घरों में उपयोग किए जाने वाला तार कब खराब होगा। सो सबसे पहला पॉइंट है तारों की प्रकृति, मोटाई और लंबाई पर ध्यान ना देना। अब भाई कहीं पे आप लोगों ने सोना का तार यूज किया, कहीं चांदी का। अब सोना का कोई यूज नहीं करता है। सपोज दैट कि कहीं पे एल्यूमिनियम का तार जुड़ा हुआ है, कहीं पे साथ में कॉपर का तार जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एल्यूमिनियम और कॉपर का तार जब आप साथ में, जब उन दोनों को कहीं एक जगह पे जॉइंट कीजिएगा ना, जैसे आपको एल्यूमिनियम का और कॉपर का तार को जॉइंट करना है, तो वहाँ पे जॉइंट कीजिएगा ना, तो कुछ दिन बाद ना देखिएगा जब ज़्यादा लोड पड़ेगा तार पे ना, तो तार वहाँ पे जल जाता है। ये चीज़ मेरा आंखों देखा हाल है, जल जाता है। इसलिए क्या करते हैं, तार की प्रकृति पर ध्यान ना देना। कहीं पे एल्यूमिनियम का तार लगा हुआ है, कहीं कॉपर का तार लगा हुआ है, तो इस तरह कीजिएगा तो आपका घर में शॉर्ट सर्किट होना निश्चित ही है कुछ समय बाद। अब तार की लंबाई पर, जहाँ पे 2 मीटर तार से काम चल जाएगा, वहाँ पे 10 मीटर तार देने का क्या जरूरत है। तो इस तरह करके भी खतरा बढ़ता है। आगे क्या दिया है देखिए, मोटाई पर। अब भाई आप घर में हीटर चलाते हो और एकदम पतला तार लगाए हो, तो उससे भी शॉर्ट सर्किट होता है। आपको तार की मोटाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखिए, तारों की प्रकृति यथासंभव एक ही ना होना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, कहीं पे कॉपर का, कहीं पे एल्यूमिनियम का तार जोड़ते हैं। नहीं, आप जहाँ तक आपकी शक्ति है वहाँ तक आप एक ही कंडीशन का वायर लगाएं। जैसे कॉपर का लगाए तो सब जगह पे कॉपर का लगाएं। ये चीज़ समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जहाँ 2 तारों को जोड़ा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ 2 तारों को जोड़ा जाए वहाँ ध्यान ना देना। अब बहुत सारे ऐसे जो हमारे कारीगर मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पे 2 तारों को आपस में जोड़ते हैं, वहाँ का जो जुड़ाई होता है वो पक्का नहीं करते, अच्छा
अच्छा से नहीं करते हैं तो कुछ दिन बाद वहाँ ढीला पड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। ये कारण है। तारों का कटा होना, इसी में लिखा हुआ है तारों का कटा होना, छिला होना। कहीं पे तार कटा छिला है तो आप वहाँ पे छुएगा तो करंट मारेगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ये तो तारों वाला हार हो गया। अब युक्तियों पर देखते हैं, यानी कि देखिए घरों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, आप बात करेंगे उपकरण पर तो देखिएगा सही से काम ना करना। आप कोई उपकरण आप खरीदे, जैसे आपके घर में पंखा है, सही से काम नहीं कर रहा है तो काम नहीं करेगा तो भाई जाहिर सी बात है पंखा का कॉइल हीट होगा, जल जाएगा, वही सब होगा। तो इससे भी विद्युत खतरा आपको मिलेगा। उसके क्या है, खराब उपकरण। अब आपका घर का पंखा है वो खराब है, उसमें बॉडी आता है, अब छुएगा करंट मारेगा, ये सब कारण है। उसके बाद क्या है, अच्छा क्वालिटी के उपकरण का उपयोग ना करना। अब भाई आपको पता है इंडिया बड़ा जुगाड़ू किस्म का आदमी है, तो देखिएगा क्या होगा, सब खराब उपकरण का उपयोग करना। तो अब आपको अच्छा कंपनी छोड़ के आप खराब कंपनी, सस्ता कंपनी यूज कीजिएगा तो उससे भी सर्किट का खतरा होता है। अब देखिए हमारा इसी में जो क्वेश्चन था और क्या था, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर में क्या अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर होता है और जनरेटर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर इधर लिखा हुआ है, इधर जनरेटर लिखा हुआ है, इनके बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो जो इनके बीच में आपको 2 अंतर स्पष्ट करना था, तो देखिए 2 में से मैंने 3 अंतर स्पष्ट किया है। तो जो मेजर 2 अंतर है वो क्या क्या देखिएगा, क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा नंबर में देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो होता है वो फ्लोइंग के बाएं हाथ के नियम को फॉलो करता है, जबकि जो जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग जो होता है, फ्लेमिंग जो है उसका जो दाहिने हाथ का नियम का जो आपका नियम जो दिया हुआ था उन्होंने उसको फॉलो करता है। और यहाँ पे ये जो तीसरा नंबर का आप इसको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ देखिए, जैसे छत के पंखे, सीलिंग फैन हो गया, कार में जैसे मोटर लगा होता है, बिजली पैदा करने में, यानी यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बिजली पैदा करने में लिखा हुआ है। इसके अंदर में जैसे जनरेटर हो गया, जैसे ब्याह शादी में उपयोग होता है वही सब, डीजी वगैरह यही सब आता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। दिए गए परिपथ आरेख में, यानी कि आपको यहाँ पे एक परिपथ दिया हुआ है, इस आरेख में देखिए क्या क्या है। सो प्रतिरोध, आपको प्रतिरोध R1, R2, R3 के मान क्रमशः 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम है, यानी कि आपको इस परिपथ में तीन प्रतिरोध यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एक 3 प्रतिरोध होगा आपका। ये तीनों प्रतिरोध यहाँ पे दिया हुआ है, इनका मान दिया हुआ है तथा इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से, यानी कि ये जो बैटरी आपका 6 वोल्ट का है, ठीक, की बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो इसके तो यानी कि ये जो आपके पास इसके अंदर और 3 प्रश्न है देखिए। तो जो पहला नंबर का प्रश्न क्या देखिएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर प्रतिरोध में किस क्रम में संयोजित है। तो दोस्तों ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यह क्या होता है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग को नजर आ रहा होगा, R = R1 + R2 + R3, इस तरह करके जितना प्रतिरोध है उतना प्रतिरोध लेता जाइए। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध, इसलिए 3 लेंगे, 3 को प्रतिरोध लेंगे, उनका मान पुट करेंगे तो 12 ओम निकल कर आएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए क्या है, सो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का परिकलन कीजिए, यानी परिपथ में इस टोटल ये जो परिपथ नजर आ रहा है आपका, इसमें कितना I प्रवाहित हो रहा है। तो I निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ओम का नियम से हम लोग निकालेंगे। तो I = V/R होता है। V क्या होता है, विभवांतर होता है, यानी बैटरी का चार्ज कितना है, यहाँ पे 6 वोल्ट, तो V की जगह पे 6 लिखेंगे। और R क्या है, इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध, और टोटल प्रतिरोध अभी हम लोग यहाँ पे निकाला था कि आया था 12 ओम आया था, यानी कि 6/12, यानी कि जब हम लोग V/I का जब हम लोग मान पुट करेंगे 6/12 होगा, 12 से जब काटेंगे तो 1/2 आएगा, और जब 1/2 को हम लोग काटेंगे तो 0.5 एम्पियर आएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यानी कि इस परिपथ में टोटल जो विद्युत धारा होगी वो क्या हो जाएगी, 0.5 एम्पियर की होगी। अब चलिए सी नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो हमें जो सी नंबर का प्रश्न आप लोग देख सकते हो क्या से, प्रत्येक प्रतिरोध, आपका क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए, यानी कि ये जो आपका 3 प्रतिरोध नजर आ रहा है आपको, इन तीनों प्रतिरोध का अलग अलग से आपको धारा ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका हम लोग सी नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए सी नंबर का यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखिए I1 क्या है, प्रतिरोध I के लिए। तो प्रतिरोध I के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R1। R1 क्या है, प्रतिरोध 1 है। तो यहाँ पे जब मान पुट कीजिएगा तो यहाँ पे 3 एम्पियर निकल कर आएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। I2 के लिए, I2 क्या है,
I2 क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा है, किसका, विद्युत धारा का परिकलन करना है, किसके लिए, प्रतिरोध 2 के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, जिसका मान पुट कीजिएगा तो 1.6 आएगा। उसी तरह I3 के लिए क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा, यहाँ पे मान पुट कीजिएगा तो 1 एम्पियर आएगा। इस तरह करके हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो चुका है। आप 17 पर आते हैं। क्या देखिए, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ये तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आपको धातु नजर आएगा, ये सारे धातु के गुण हैं, ये सारे अधातु के गुण हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए 1 नंबर का जो प्रश्न है क्या है, धातु अधातु वर्धीयता एवं तन्य होते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धातु को अगर आप पीटिएगा तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर उसको खींचिएगा तो वो पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब यही है। अधातु देखिए, अधातु अधातुवर्ती एवं तन्य नहीं होती, ये भंगुर होते हैं, यानी कि अगर इसे आपको छेचिएगा पीटिएगा तो ये टूट जाएगा। इसका मतलब ये है। अब चलिए बी नंबर के पॉइंट पर आते हैं। अधातु चमकदार होते हैं, सॉरी धातु चमकदार होते हैं। धातु देखिएगा आप लोग कि उसमें चमक होता है, लेकिन जो अधातु है वो चमकदार नहीं होता है। पर इसका एक अपवाद है, आयोडीन जो होता है ये अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इन अपवादों को दोस्तों आपको याद रखना है। ये सब कोई पूछता है, कोई चलता फिरता आदमी भी आपसे पूछ देगा और एग्जाम भी पूछ देगा। चलिए अब सी नंबर के हम लोग टॉपिक पर आते हैं, यानी सी नंबर के पॉइंट पर आते हैं। देखिए गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातु का जो होता है गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन जो अधातु का गलनांक और जो क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। देखिए अब 4 नंबर का जो हमारा पॉइंट होकर देखिए, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। आपको पता है जो धातु होता है उसमें हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें फॉलो होता है, लेकिन जो धातु का एक अपवाद भी है जिसमें फॉलो नहीं होता, जैसे कि शीशा जो है ये धातु होते हुए भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा पास नहीं होता है। समझ में आ गया आपको। 4 नंबर का देखिएगा, इसी का 4 नंबर देखिए क्या है, सो अधातु जो होता है उसमें विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन इसमें भी दोस्तों एक अपवाद है, ब्रोमीन एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, इसमें फॉलो होता है। और एक होता है यहाँ पे ग्रेफाइट भी अधातु होते हुए इसमें विद्युत का संचालन होता है ग्रेफाइट में। यह भी हमारा प्रश्न हो चुका है। अब 18 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों समजात अंग तो अगला वाला सेट में भी था, तो चलिए देख लेते और एक बार। समजात अंग किसे कहते हैं, देखिए ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अंग जिनका इंटरनली आप जाके देखिएगा तो उसका जो संरचना होता है वो समान होता है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के अग्रपाद, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब देखिए कार्य इन लोग का अलग अलग भिन्न भिन्न है, लेकिन संरचना अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं इंटरनली जाके देखिए तो संरचना, इनकी बनावट जो है, उत्पत्ति जो है वो सेम ही है। ये समझ में आ गया आपका। समजात अंग का मतलब समझ में आ गया। अब चलिए समरूप अंग को देखते हैं। समरूप अंग का मतलब क्या होता है, सो ऐसे अंग जो देखने में समान हो, साथ ही कार्य भी समान हो, परंतु मूल रचना या उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो, समरूप अंग कहलाते हैं। यानी समझिएगा समरूप अंग का मतलब क्या होता है कि इसका जो ऐसे अंग जो कार्य में भी समान हो, साथ ही साथ उनका जो रचना जो होता है, वो जो बनावट जो होता है, वो जो होता है वो भिन्न होता है। मेरा कहने का मतलब ये समझिएगा, ऐसे अंग जो दिखने में समान हो, साथ ही कार्य भी एक ही जैसा करे, परंतु जो उसका बनावटी यानी अंदरूनी जो संरचना है वो भिन्न भिन्न हो। जैसे देखिए कीट के पंख, यानी जो कीट होता है उसका जो पंख देख लीजिए, पक्षी का पंख देख लीजिए, चमगादड़ का पंख देख लीजिए, पंख जैसा ही दिखने में लगेगा, एक ही जैसा दिखने में लगेगा, उड़ने में काम आता है, यानी सबको तीनों उड़ने में काम आता है, एक ही चीज में काम आता है, परंतु अब जब इंटरनली जाकर देखिएगा तो इनका संरचना, बनावट, उत्पत्ति अलग अलग है। अब 19 नंबर के हम लोग प्रश्न पे आते हैं। लास्ट प्रश्न है और इसमें 2 प्रश्न है। 2 में से पहला जो प्रश्न है ए नंबर का, क्या देखिएगा, कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। किसी भी कचरे को सही तरह से निपटाने के लिए उसे संग्रह, परिवहन, निगरानी और उस पर कुछ खास प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसे कचरा प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। तो सबसे पहले तो कचरा प्रबंधन का एक दूसरा भी नाम है जिसे अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। और कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं कि किसी भी कचरे को सही तरह से निपटाने, यानी कि उसको सही तरह से रखाव, सही तरह से निपटाने, संग्रह करने, परिवहन यानी कि यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट सही जगह पे करने के लिए, सब तो आपको पता ही होगा, निगरानी, उसको अच्छी तरह से देख रेख करना, यही सब क्या होता है, एक कचरा प्रबंधन का गुण है। अब समझ लीजिए। आप चलिए बी नंबर के प्रश्न पर आते हैं। क्या देखिएगा, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें। तो दोस्तों चलिए तीनों कारणों का वर्णन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आंसर लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। तो देखिए हम अपने दैनिक जीवन में कचरा निपटान के
अनेक उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में कचरा को निपटाने के लिए अनेक उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक, कागज, जैसे देखिए प्लास्टिक, कागज, धातुओं आदि उपयोग पदार्थ का पुनः चक्रण किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने अगले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे अजैव और नवीनीकरणीय पदार्थ है जिनको हम लोग सड़ा गला नहीं सकते हैं, वो हजारों साल तक पृथ्वी में जैसे के तैसे रहते हैं और प्रदूषण का कारक बनते हैं। तो उनका हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं। मतलब कहीं पे बोतल पड़ा हुआ है, खराब बोतल, तो उसे दे दीजिए आप लोग रिसाइकलिंग करने वाले को, वो फिर से बना के आपको न्यू बोतल प्यूरिफाई करके फिर से वो मार्केट में ला देगा और फिर से आप लोग उसका यूज कर सकते हो। इस तरह करके बोतल हो गया। बहुत सारे लोहे देखिएगा गांव में होता है, या फिर शहरों में लोहा टीना वाला आता है। वो क्या करता है, पुराना लोहा टीना ले लेता है, उसके बदले में आपको आलू या कुछ पैसा कुछ भी दे देता है। तो उस तरह करके आप लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करके इन चीज़ों का बढ़ावा दे सकते हो। ये सब करके आप लोग जागरूक हो सकते हो, पर्यावरण सुरक्षित कर सकते हो। आगे देखिए क्या सो घरेलू कचरे एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों के कंपोस्ट बनाकर, ये मैंने अगले वीडियो में बताया था, उनका कंपोस्ट बनाया जा सकता है घरेलू कचरे। अब घरेलू कचरे क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जैसे जैव नवीनीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, घरेलू कचरे होते हैं, उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके बाद देखिए शहरों में भूमि भराव के लिए ठोस कचरे का उपयोग किया जा सकता है। किया जाता है, जैसे कि कहीं ऐसे जगह है जहाँ पे जमीन गड्ढा है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठोस कचरे यानी कि अनवीनीकरणीय जो पदार्थ है, यानी कि अजैव अनवीनीकरणीय पदार्थ है जो सड़ते गलते नहीं, वहाँ पे जाके डाल दीजिए, वो रह जाएगा उसी तरह। ये चीज़ कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है सो जैव अपघटनशील वर्ज्य से बायोगैस तथा खाद्य का उत्पादन किया जा सकता है जो सस्ता ईंधन होता है। अब आपको पता होगा कि बायोगैस क्या है, ये सब क्या है, जैव नवीनीकरणीय पदार्थ से बनता है और ये सब क्या होता है, सस्ता भी होता है। तो इस तरह करके हम लोगों ने यह सेट कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।